एक खूनी और भयंकर लड़ाई के बीच सनवू क्लैन के पेट्रियार्क एक भयानक हमले के बाद खून से लथपथ खड़े हैं। उनका चेहरा खून और आंसुओं से भीगा हुआ है। वो अपने प्रतिद्वंदी की व्यंग्य भरी हंसी सुनते हैं, जो ताना मारता है कि वह सनवू क्लैन के पेट्रियार्क होकर भी दूसरे क्लैन्स जैसे चिंग चिंग और ड्योकों की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन सवाल करता है कि क्या पेट्रियार्क अपने ही क्लैन की प्रसिद्ध शैली 13 स्वॉर्ड्स ऑफ सनवू को भूल गए हैं। सामने आता है ब्लड डीमन सेक्ट का एक राक्षस डोडोंग, जो युद्धभूमि के बीच ठंडे अंदाज में बैठा हुआ है। उसके बगल में खड़ा है सनवू क्लैन का चौथा बेटा सनवू गुई, जो अपने ही घराने से गद्दारी का संकेत देता है। डोडोंग सनवू गुई से पूछता है कि क्या वह गुप्त मार्शल आर्ट सिर्फ पेट्रियार्क को ही सिखाई गई थी। सनवू गुई मानता है कि पेट्रियार्क अब उसे भूल चुका है। डोडोंग गुस्से में पेट्रियार्क को घिनौना कमीना कहता है, जिसने अपने ही रिश्तेदारों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। फिर डोडोंग की नज़र एक छोटी लड़की पर जाती है। वह सनवू जिन को धमकी देता है, जो अब सनवू क्लैन का आखिरी पेट्रियार्क बचा है, कि वह उस बच्ची को भी उसी निर्दयता से मार देगा। लड़की का नाम है सनवू यूनाहा, जो दृढ़ता से खड़ी होकर तलवार थामे हुए है। सनवू जिन निराशा में अपने सामने के दृश्य को देखता है। उसके पीछे उसके मरे हुए कबीले के सदस्यों की आत्माएं तैरती दिखाई देती हैं। ढाते हुए मन से सनवू जिन उस व्यक्ति से माफी मांगता है जिसे वह कमांडर कहकर बुलाता था। वह स्वीकार करता है कि वह कभी भी अपने कमांडर जैसा नहीं बन सका। उसे कमांडर के शब्द याद आते हैं, सीधे खड़े रहो, नतीजों के लिए खुद को दोष मत दो, असली हार हार में नहीं बल्कि हार मानने में है। इन शब्दों से प्रेरित होकर सनवू जिन अपनी हिम्मत समेटता है और अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह जिंदा पकड़ा गया तो डोडोंग के हाथों में सिर्फ एक कठपुतली बन जाएगा, और शायद एक दिन वही किस्मत उसके कमांडर की भी हो सकती है। सनवू जिन ठान लेता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हताशा के चरम क्षण में वह तय करता है कि अगर मौत निश्चित है तो वह अपनी शर्तों पर मरेगा। वह अपनी जान लेने के लिए एक खंजर उठाता है। डोडोंग उस दृश्य को स्तब्ध होकर देखता है और बड़बड़ाता है, ये क्या कर रहा है। सनवू जिन घोषणा करता है, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे शरीर का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें मारूंगा, चाहे एक आत्मा बनकर ही क्यों ना। डोडोंग इनकार में चिल्लाता है। तभी सनवू जिन अपनी जान ले लेता है। अपने अंतिम पलों में वह अपनी जिंदगी पर अफसोस करता है। काश उसने और पूरी तरह जिया होता। काश उसने अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ न गंवाई होती। उसे पछतावा होता है कि उसने भाइयों का सामना करने से भागते हुए अपनी प्रतिभा को खुलकर निखारने का मौका खो दिया। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली पड़ती है, अचानक उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो उसे कमीना कहकर पुकारती है। पलक झपकते ही सनवू जिन खुद को एक विशालकाय व्यक्ति के सामने पाता है, जो उसके चेहरे पर गुस्से से चिल्ला रहा है। वह आदमी वही शब्द दोहराता है, कमीने, तेरे पास अपने बचाव में कहने को कुछ है। सनवू जिन सदमे और उलझन में सोचता है कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसकी नजर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ती है तो वह दंग रह जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि सनवू क्लैन का असली पेट्रियार्क, उसका पिता है, जिसे उसने पिछले 10 सालों से नहीं देखा था। सनवू जिन अचानक खुद को अपनी जवान देह में पाता है। कंफ्यूजन में डूबा हुआ वह अपने पिता को सुनता है, जो उसे बताते हैं, तेरी चुप्पी इस बात का सबूत है कि तू डैन क्लैन के तीसरे युवा मास्टर की हत्या मान रहा है, वही जो तेरा साला बनने वाला था। सनवू जिन स्तब्ध है। वह सोचता है कि उसने डैन मासांग नाम के व्यक्ति को कैसे मार दिया। वही व्यक्ति उसका एकमात्र दोस्त था, भले ही यह घटना 10 साल पहले घटी थी। सनवू जिन अपना नाम साफ करने की कोशिश करता है। उसे याद है कि उस रात वह नशे में था और उसके पास न तो ताकत थी और न ही कोई कारण इस अपराध को करने का। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है, वह समय में वापस आ चुका है। ठीक उसी दिन पर जब उस पर अपने दोस्त की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। हाथ बंधे हुए वह जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं। उसका जवाब उसके पिता को गुस्से से भर देता है। वो उसके चेहरे पर चिल्लाते हैं और उसे मूर्ख कहते हैं। पूछते हैं, क्या बस इतना ही कहना है? पिता बेताबी से सोचते हैं कि इस अपराध के बाद वह डैन क्लैन के पेट्रियार्क का सामना कैसे करेंगे। वहीं जिनके 3 भाई सनवू शंग, सनवू हक और सनवू गुई संतुष्टि से मुस्कुराते खड़े हैं। पिता जिनको धमकी देते हैं कि उसे मारकर उसकी लाश डैन क्लैन को अपीजमेंट मना लेने के लिए भेज देंगे। लेकिन भाई इससे भी ज्यादा निर्दयी सुझाव देते हैं, जिनको जिंदा लेकिन लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हालत में भेज दिया जाए, ताकि डैन क्लैन अपना बदला खुद ले सके
और अपना गुस्सा निकाल सके। चौथा भाई सनवू गुई और भी क्रूर सुझाव देता है, जिनको डेमोनिक फ्रंट पर भेज दिया जाए। वह याद दिलाता है कि अलायंस ने क्लैन की डायरेक्ट ब्लड लाइन से किसी की मांग की थी। वो कहता है, वैसे भी जिनकी मौत तय है, अगर उसे वहां भेज दिया जाए तो कम से कम कुछ काम आएगा। भाई तुरंत इस प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि उनमें से किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह समझाया जाता है कि डेमोनिक फ्रंट दरअसल एक सीमा क्षेत्र है जो ब्लड डीमन सेक्ट के खिलाफ स्थापित किया गया था। सेक्ट ने 10 साल पहले यूनान प्रांत पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद मुरिम अलायंस और सेक्ट के बीच वॉर ऑफ ब्लड एंड राइटियसनेस छिड़ गया। हालांकि अलायंस किसी तरह उनके आक्रमण को रोकने में सफल रहा, लेकिन यूनान को फिर से हासिल करने में नाकाम रहा। नतीजतन डेमोनिक फ्रंट बनाया गया और वहां सीमा की रक्षा के लिए योद्धाओं की भर्ती होने लगी। जिन खुद महसूस करता है कि समय के साथ यह फ्रंट एक ऐसी जगह बन गया है जहां क्लैन अपने अवांछित वारिसों को निर्वासन, एग्जाइल के नाम पर भेज देता है। सामान्य हालात में उसे वहां नहीं भेजा जाता, क्योंकि उसे हमेशा बहुत कमजोर समझा जाता था। लेकिन यह मैनमेड इंसिडेंट उसके भाइयों को उससे छुटकारा पाने का परफेक्ट बहाना दे चुका था। जिन समझ जाता है कि यह उसके भाइयों के लिए सबसे अच्छा संभव परिदृश्य है और जरूर उनमें से किसी ने उसे फंसाने की साजिश की है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन में भी उसके पिता ने उसे फ्रंट पर भेजने का फैसला किया था, ठीक तब जब वह 21 साल का था, और उसी रात उससे मिलने 2 लोग आए थे। उसके विचारों की धारा टूटती है जब सनवू यूनाहा उससे मिलने आती है। वह चिंता से पूछती है कि वह कैसा है। जिन जवाब देता है कि वह ठीक है और फिर उसके बारे में पूछता है। वह कहती है कि वह ठीक है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसे यकीन है वह दोषी नहीं है। जिनको याद आता है कि अपने पिछले जीवन में उसने बस रोकर उसके शब्दों के लिए धन्यवाद कहा था, लेकिन इस बार अपनी नई जागरूकता के साथ वह उससे पूछता है कि वह उसकी बेगुनाही को लेकर इतनी निश्चित क्यों है। यह सवाल यूनाहा को चौंका देता है। जिन समझाता है कि उसकी मंगेतर डैन हसंग उसका एकमात्र दोस्त था। उसके पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था। वह कहता है, मैं उसके साथ आमने सामने बैठकर शराब पी रहा था, तभी अचानक मैंने तलवार देखी, जो मेरे हाथ में नहीं थी लेकिन उसकी पीठ में ढंसी हुई थी। यह सुनकर यूनाहा स्तब्ध रह जाती है और पूछती है कि उसने यह विवरण अपने पिता को क्यों नहीं बताया। जिन चौंकाने वाला जवाब देता है, क्योंकि मुझे लगा फ्रंट पर जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इसके बाद वह यूनाहा को अपना दर्दनाक अतीत समझाता है। अपनी मां की जल्दी मौत के बाद उसे परिवार के किसी सहारे के बिना खुद ही जीना पड़ा। भले ही उसकी अद्भुत याददाश्त के कारण लोग उसे जीनियस मानते थे, लेकिन जीने के लिए उसे मूर्ख होने का दिखावा करना पड़ा। धीरे धीरे उसका असली व्यक्तित्व इस नाटक में घिस गया, यहाँ तक कि वह सचमुच सबकी नजर में एक मूर्ख बन गया। क्लैन के लिए एक अपमान जो मजाक उड़ाए जाने पर सिर्फ बेवकूफों की तरह हंस सकता था। वह बताता है कि 21 साल तक उसने इसी तरह जीवन जिया और बदलाव के लिए उसे क्लैन छोड़कर फ्रंट पर जाना ही होगा। वहां उसे उम्मीद है कि वह अपने आदर्श विंड ड्रैगन सोल बोंग से मिल सकेगा। जब यूनाहा चली जाती है, जिन नोटिस करता है कि इस बार कुछ अलग है। पिछली बार वह सिर्फ उसे दिलासा देकर गई थी। वह सोचता है कि क्या उसका अलग रिएक्शन इस बार इसलिए है क्योंकि उसने उसके सामने रोया नहीं। विचारों में खोए हुए जिन अपने पिता को अपनी कोठरी के बाहर देखकर चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि बदलाव सिर्फ उसके व्यवहार तक सीमित नहीं है। उसके पिता की इस समय यहाँ मौजूदगी भी उसकी पिछली यादों से अलग है। वह चिंता में सोचता है कि क्या उसकी बदली हुई प्रतिक्रिया ने घटनाओं की पूरी दिशा बदलनी शुरू कर दी है। जिनको याद आता है कि अपने पिछले जीवन में जब उसने पिता से भागने देने की गुहार लगाई थी तो उन्होंने बस आह भरी थी और चुपचाप चले गए थे। लेकिन इस नई वास्तविकता में उसके पिता उसे सीधे सवाल से चौंका देते हैं, क्या सच में तुझ पर लगाया गया आरोप एक साजिश था? जिन स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि क्या उसके पिता ने उसकी और यूनाहा की बातचीत सुन ली थी और क्या इस बार वह उस पर विश्वास करने लगे हैं। पिता स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा जानते थे कि जिन मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उन्हें उसकी क्लैन छोड़ने की इच्छा का पता नहीं था। वह अफसोस जताते हैं कि उन्होंने यह जल्दी क्यों नहीं समझा। पिता जिनसे माफी मांगते हैं, खुद को एक बेकार पिता कहते हैं जिन्होंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिन इस बदलाव से हैरान है, उसने हमेशा अपने पिता को एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में जाना था जो कभी भी उसे भाइयों या उनकी माताओं से बचाने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन अब वह उनके पिछले रवैये के लिए एक औचित्य, जस्टिफिकेशन खोजने लगता है।
जिनको यह एहसास होता है कि उसके भाइयों की माताओं के परिवारों का प्रभाव इतना गहरा था कि उसके पिता को भी उनके आगे झुकना पड़ा। शायद यही दूरी उसके लिए एक तरह की दया थी, खासकर क्योंकि उसकी माँ की तरफ से उसे कभी कोई सहारा नहीं मिला। पिता अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या उसकी कोई इच्छा है। जिन इस मौके का फायदा उठाता है और क्लैन के आर्काइव्स में एक दिन बिताने की अनुमति मांगता है। पिता उसकी इस साधारण सी रिक्वेस्ट से हैरान रह जाते हैं। जिन समझाता है कि उसे अपने ही क्लैन की मार्शल आर्ट्स की अज्ञानता पर शर्म आती है और वह मोर्चे पर जाने से कम कुछ तो सीखना चाहता है। लेकिन उसका असली इरादा कहीं ज्यादा गहरा था। पिछली जिंदगी में पेट्रियार्क बनने के बावजूद उसे सनवू आर्ट्स में से कुछ भी नहीं आता था और उसे दूसरों से तकनीकें चुरानी पड़ी थीं। अब वह मानता था कि अगर वह 13 स्वॉर्ड्स ऑफ सनवू सीख ले तो इस नई जिंदगी में अपनी ताकत को कहीं ज्यादा तेजी से बना सकता है। पिता शक जताते हैं कि क्या कोई सिर्फ एक दिन में एक किताब पढ़कर मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन सकता है। जिन जवाब देता है कि कुछ न होने से तो यह बेहतर है। अंत में पिता मान जाते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि इंटरनल आर्ट्स को अकेले ट्रेन करना खतरनाक है, इसलिए वह खुद उसे सिखाएंगे। वह तुरंत जिन को लॉर्ड्स पोजीशन में बैठने का आदेश देते हैं। जिन हैरान और उलझन में होते हुए भी पिता की आज्ञा मान लेता है। पिता अपनी ऊर्जा अपने बेटे को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे उसे प्राइमल इन्फिनिटी आर्ट देंगे। साथ ही श्लोकों का उच्चारण शुरू करते हैं ताकि जिन उन्हें याद कर सके। जिन को एहसास होता है कि पिता उसे वही गुप्त कला सिखा रहे हैं जो सिर्फ पेट्रियार्क और उसके उत्तराधिकारी को दी जाती है। भले ही उसे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करते समय उसे एक अजीब और बेचैन कर देने वाली भावना महसूस होती है। वह सोचता है, यह एहसास क्या है। उधर जिनके भाई आर्काइव्स में उसे अनुमति दिए जाने के फैसले पर विरोध करते हैं और पिता से इसे वापस लेने की मांग करते हैं। पिता कहते हैं कि जिन का मोर्चे पर बेवजह मरना क्लैन के नाम को बदनाम करेगा। सबसे बड़ा भाई विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसे सख्ती से चुप करा देते हैं और कहते हैं कि उनका निर्णय अंतिम है। जिन चुपचाप हंसता है। बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भीतर वह शरारती मुस्कान के साथ सोचता है, मेरे लिए एक दिन काफी है। क्लैन आर्काइव्स में प्रवेश करते ही जिन ने अपना लक्ष्य तय कर लिया। वह मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने नहीं, बल्कि पूरे आर्काइव की हर चीज को याद कर लेना चाहता था। वह बताता है कि पिछली जिंदगी में उसे प्रतिभाशाली क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। इसी क्षमता से वह युद्ध भूमि में अपने साथियों की चालें कॉपी कर पाता था। उसके कमांडर ने इस प्रतिभा को आइडेंटिक मेमोरी नाम दिया था। यही वजह थी कि जिनको पूरा विश्वास था कि वह इस लाइब्रेरी की हर चीज अपने भीतर समा सकता है। उसने संकल्प लिया कि इस ज्ञान का सही उपयोग करेगा। वह अपने पिता से सीखे प्राइमल इन्फिनिटी आर्ट की समीक्षा करता है और फिर 13 स्वॉर्ड्स ऑन सनवू पर ध्यान केंद्रित करता है। घंटों की गहन पढ़ाई के बाद वह थक कर फर्श पर गिर पड़ता है, पूरी तरह थका हुआ, जैसे मरने ही वाला हो। उसने सारी जानकारी दिमाग में तो बिठा ली, लेकिन यह समझ पाया कि 13 स्वॉर्ड्स ऑफ सनवू जैसी जटिल तकनीक को समझना केवल पढ़कर मुमकिन नहीं है। वह थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर निकलता है, लेकिन घास पर गिर पड़ता है, पूरी तरह चूर और हार मानने की कगार पर। उसी वक्त उसके भाई अपने साथियों के साथ वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सुअर की आदत कभी नहीं बदलती, जहां मन आया वहीं लुढ़क गया। उनके बीच एक युवती पूछती है कि यह कौन है। सबसे बड़ा भाई जवाब देता है, यह हमारा शर्मनाक तीसरा भाई है, जो इंसान से ज्यादा सुअर के करीब है। फिर वह समझाता है कि पिता ने उसे मोर्चे पर भेजने से पहले ट्रेनिंग के लिए एक दिन दिया था, लेकिन यह उसे भी सोने में बर्बाद कर रहा है। जिन यह सुनकर गुस्से में भर जाता है कि उसका भाई लड़कियों के सामने उसका मजाक उड़ा रहा है। बाकी लोग उस युवती जॉय को समझाने लगते हैं कि जिन लायक नहीं है। तभी जिन तुरंत उस युवती को पहचान लेता है। वह हेवनली ग्रेस स्वॉर्ड समिट से जुड़ी एक स्वॉर्ड जीनियस है। उसे याद आता है कि वह मार्शल परिवारों का दौरा ट्रेनिंग के लिए कर रही थी और वह निष्कर्ष निकालता है कि इसी वजह से वह यहाँ है। इसी बीच उसका चौथा भाई सुनगुई व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आगे आता है और पूछता है, पेट्रियार्क के आर्काइव में तुमने क्या सीखा? फिर जिन को चुनौती देता है कि अपनी प्रगति दिखाओ। जिन अपने पुराने मूर्खतापूर्ण अंदाज में कहता है, एक दिन में कोई बदलाव नहीं आ सकता, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन गुई उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे एक ताकतवर पंच मारता है। जिन अनायास ही अपना हाथ उठाकर ब्लॉक कर देता है। गुई हैरान रह जाता है कि जिन उसका वार रोक गया। हालांकि एक ही वार ब्लॉक करने से जिन के हाथ में तेज दर्द होता है
और वह समझ जाता है कि अपनी कमजोर देह को मजबूत करना अब बेहद जरूरी है। बाकी भाई हंसने लगते हैं और गुई का मजाक उड़ाते हैं कि सुअर ने उसका पंच रोक लिया, अब गुई क्लैन की बदनामी बनेगा। गुई अपमान से गुस्से में भर जाता है और जिन पर तेज तर्रार हमले करता है। जिन लगातार वारों को रोकते हुए अचानक महसूस करता है कि गुई जिन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है वे उसे बेहद जानी पहचानी लगती हैं, भले ही उसने पहले कभी उन्हें देखा ना हो। तभी उसे एहसास होता है कि यह तकनीकें सनवू क्लैन की ही मार्शल आर्ट्स हैं। गुई ट्रिपल साइक्लोन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। जिन उसे ब्लॉक करते हुए अचानक बोल पड़ता है, शानदार, अद्भुत। फिर तुरंत मूर्खता का नाटक करता है और हंसते हुए कहता है कि यह जुबान फिसल गई थी और अपने भाई से और वार करने को कहता है। बाकी भाई हंसते हैं और गुई को चिढ़ाते हैं कि जिन उसके वारों का आनंद ले रहा है। गुई का गुस्सा और अपमान बढ़ता है और वह चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और हमला जारी रखता है। पर जिन अंदर से प्रसन्न होता है क्योंकि इस तरह वह वे हिस्से समझ रहा था जो सिर्फ पढ़कर समझ में नहीं आए थे। अंततः गुई डिफेंस शैटरिंग तकनीक का प्रयोग करता है, एक ऐसी कला जो मुक्कों और किक्स को जोड़कर दुश्मन की कमजोरियों पर वार करती है। लेकिन जिन नोटिस करता है कि गुई उसे पूरी तरह से सही तरह से नहीं कर पाया और खुद को असुरक्षित छोड़ बैठा। जिन मौके का फायदा उठाता है और पलटवार करता है। वार इतना गहरा होता है कि गुई दर्द से तड़प उठता है। लड़ाई के बाद थका हारा जिन अपने भारी शरीर के कारण जमीन पर गिर जाता है। सुनवांग ताना मारता है कि सुअर तो बस किस्मत से बच गया और बाकियों के साथ मिलकर उस पर हमला करने बढ़ता है। मगर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जो कि सोइल बीच में आकर उन्हें रोक देती है। वह कड़े स्वर में कहती है कि यह शर्मनाक है कि वे अपने घायल भाई पर वार करना चाहते हैं जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। भाई झेंपकर पीछे हटते हैं और सफाई देने लगते हैं कि वे तो बस उसकी हालत चेक कर रहे थे। जिन मन ही मन सोचता है कि वह भी कभी ऐसे ही मूर्ख लोगों को सालों तक अपने ऊपर हावी होने देता रहा था। सब लोग वहां से चले जाते हैं और जाते ही जिन फिर से थकावट से जमीन पर गिर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि इस अतिरिक्त वजन से छुटकारा पाना अब उसकी सबसे पहली जरूरत है। अचानक उसके पिता वहां प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि जिन ने कड़ी मेहनत की है और वे उस पर गर्व महसूस करते हैं। इन शब्दों को सुनकर जिन निश्शब्द हो जाता है। फिर पिता अपने एक निजी रहस्य का खुलासा करते हैं। अपनी 4 शादियों में से केवल एक उनकी अपनी पसंद से थी, बाकी तो उन्होंने कर्तव्य समझकर क्लैन के लिए की थी। मगर अब उन्हें खुद पर संदेह होता है कि क्या वाकई यह सच था। इसके बाद वे जिनसे कहते हैं कि तलवार से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उन्होंने लंबे समय से अभ्यास नहीं किया। साथ ही जिनको सलाह देते हैं कि वह जाकर आराम करे। पिता अपनी तलवार की चालें दिखाना शुरू करते हैं और जिन तुरंत उन्हें पहचान लेता है, यह तो सनवू की थेरन स्वॉर्ड्स हैं। उसे समझ आता है कि पिता उसके लिए इन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए ताकि वह तकनीक को व्यवहार में समझ सके। जिन गहरी कृतज्ञता से भर उठता है। उसे एहसास होता है कि पिता यह सब उसके लिए कर रहे हैं। फिर दृश्य लौटता है आर्काइव्स के भीतर। जिन अपने पूर्वजों की डायरी पढ़ता है जिनमें अनमोल विचार और दृष्टिकोण भरे होते हैं। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, केवल पढ़कर उसे बुनियादी मूवमेंट्स भी समझ नहीं आते। तभी वह एक जर्नल उठाता है और देखता है कि उसका कवर असामान्य रूप से मोटा है। वह सावधानी से किनारे को खोलता है और भीतर छिपा हुआ एक पुराना पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट पाता है। उसमें 14वां फॉर्म नाम की एक लड़ाई की तकनीक दर्ज होती है। पीछे पलटने पर उसे 15वां फॉर्म भी मिलता है। जिन स्तब्ध रह जाता है। क्लैन की तकनीक, जिसे अब तक केवल थेरन स्वॉर्ड्स कहा जाता था, दरअसल छिपे हुए अतिरिक्त फॉर्म्स भी रखती है। इसी बीच क्लैन मुख्यालय में सनवू यूनहा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी होती है। वह सोइल की सुंदरता को याद करती है और अपने बालों का एक गुच्छा पकड़कर सोचती है कि बस जरा और लंबे हो जाए। तभी उसे अपनी नौकरानियों की हंसी सुनाई देती है। वे फुसफुसा रही होती हैं कि चौथे युवा मास्टर गुई को तीसरे भाई जिन ने पीट कर घायल कर दिया। एक नौकरानी व्यंग्य से जोड़ती है कि गुई ने लेडी जॉय के सामने दिखावा करना चाहा मगर बेहोश हो गया। दोनों नौकरानियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, ये जाने बिना कि यूनहा सब सुन रही है। यूनहा का चेहरा तुरंत ठंडा और भयावह हो जाता है। वह तेजी से पूछती है, तुमने ठीक ठीक क्या कहा? क्या वाकई जिन ने ही गुई को चोट पहुंचाई? नौकरानियां कांपते हुए सच स्वीकार करती हैं। यूनहा भीतर से उबल उठती है। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उधर सोइल अपनी सहेली चोंगयान को एक दस्तावेज देती है।
बताती है कि यह जानकारी उसने लोकल ब्रोकर से खरीदी है। चोंगयान उसका धन्यवाद करती है, मगर सोइल कहती है कि दोस्तों के बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं। वह मजाक में पूछती है कि आखिर चोंगयान को उस मोटे युवक में इतनी दिलचस्पी क्यों है। हंसते हुए कहती है कि उसकी आंखें तो चर्बी के नीचे मुश्किल से दिखाई देती हैं। चोंगयान शांति से जवाब देती है कि उसने जिनको लड़ाई में अपने भाई को गिराते हुए देखा था, उसकी चाल प्रभावशाली थी और इसी ने उसके अतीत को जानने की जिज्ञासा जगा दी। सोइल संदेह जताती है कि यह बस किस्मत थी, मगर मानती है कि चोंगयान के पास हमेशा प्रतिभा पहचानने की पैनी नजर रही है। फिर वह विषय बदलते हुए शिकायत करती है कि चोंगयान अपनी बैंग्स से अपनी आंखें ढक लेती है और सुंदरता छुपाती है। चोंगयान हंसते हुए पूछती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो क्या सोइल खुश होगी। सोइल मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तब मुझे जलन होगी। दोनों हंस पड़ती हैं और अपनी दोस्ती पर गर्व जताती हैं। अगली सुबह जिन रवाना होने को तैयार खड़ा है। पिता और यूनहा उसे विदा करने आते हैं। पिता सलाह देते हैं कि वह क्लैन की शान के लिए अच्छा काम करे और सुरक्षित रहे। जिन झुककर प्रणाम करता है और वादा करता है कि वह क्लैन में गर्व और मान लेकर लौटेगा। यूनहा उसे चावल के गोले, राइस बॉल्स देती है। कहती है कि उसने खुद बनाए हैं। जिन भावुक होकर धन्यवाद देता है और कहता है कि वे जरूर सबसे अच्छे होंगे। जिन अपने एस्कॉर्ट्स के साथ घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर वह ग्रुप लीडर जैंग गैंग से कहता है कि उसने तय किया है कि वह यहां से यूनान तक दौड़कर जाएगा ताकि वजन घटा सके। गैंग पहले हैरान होता है और बताता है कि ऐसा करने से यात्रा में देरी और नुकसान होगा। जिन उससे घोड़ा लेने का प्रस्ताव रखता है, मगर गैंग ईमानदारी से कहता है कि यह सौदा उसके मेहनाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिन उसकी ईमानदारी पर मुस्कुराता है और बदले में एक पारस्परिक लाभकारी सौदा पेश करता है। वह घोड़ा दे देगा और बदले में वे रास्ते में कुछ मामलों में उसकी मदद करेंगे। गैंग को एहसास होता है कि तीसरा युवा मास्टर वैसा नहीं है जैसा अफवाहें बताती हैं। वह हाथ मिलाकर सौदा मान लेता है और वचन देता है कि अपनी पूरी शक्ति से जिनकी मदद करेगा। इस तरह जिनकी यात्रा शुरू होती है। वह उस दूरी को दौड़कर तय करना चाहता है जिसे घोड़ा भी 3 दिन लगातार दौड़कर ही पार कर सकता है। शुरुआत में उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। वह थक कर गिरता है, उल्टियां करता है, मगर उठकर फिर दौड़ने लगता है। इसी दौरान अचानक उसे एक हाथ रुमाल थमाता है। वह आंखें खोलता है और देखता है वह चोंगयान है। वह मुस्कान के साथ उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अब वह उसके समर्थकों में से एक होगी। जिन उसके जाने के बाद भीतर ही भीतर गर्व महसूस करता है और नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद एस्कॉर्ट्स आग जलाकर भोजन तैयार करते हैं। जब जिनसे पूछा जाता है कि वह अपनी बहन का बनाया खाना क्यों नहीं खा रहा, तो वह झेंप कर कहता है कि वह स्वादिष्ट नहीं था। एस्कॉर्ट्स हंस पड़ते हैं और मजाक करते हैं कि जो उससे शादी करेगा वह बर्बाद होगा। सबके साथ हंसी मजाक चलता है, मगर भीतर ही भीतर जिन सोचता है कि शायद वह परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बना ही नहीं है। धीरे धीरे ये स्टोरी और भी मजेदार होती जा रही है। इस स्टोरी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए इसी ही मजेदार सीरीज लाता रहूं। मेरी दूसरी सीरीज भी बहुत मजेदार है, आप इसे यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू सून।